हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये आपके यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को आप सॉल्व करें, एग्ज़ाम में जाने से पहले रिविज़न करें। और चैनल पर पर्यावरण के वीडियो दिए गए हैं, जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन एक जगह कलेक्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आर्ट, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं सभी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी में है कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो सभी ऑप्शन को एग्जाम में आप ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका पहला स्टेप होता है अच्छा पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर राइट होता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन जो है ये वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी में कह रहा कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी कह रहा कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी देखते हैं, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना ही सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 देखिए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो किस में करेगा? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन जो होते हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है और समझ के साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कौन सा आंसर बिल्कुल राइट है, कौन सा बिल्कुल सही है। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे ये आपका नहीं होगा, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तो यहाँ पर है कि एक छात्र बुद्धिमान है तो उसे क्या अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे आप, ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से हम अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे? ये भी आंसर नहीं होगा। उन्हें चेतावनी देंगे
कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये सभी आंसर आपको तीनों जो हैं ये नकारात्मक हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर एक ही बचता है, वो हो जाएगा आपका आंसर राइट आंसर डी। उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। या तो उनकी रुचि की चीज़ें बताएंगे या हम अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप इसे ध्यान दीजिए। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ठीक है। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ये भी ठीक है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एकदम राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, एक अति सक्रिय बालक है जो कि अति सक्रिय यानी कि कुछ नहीं करना चाहता है, तो उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे, उसके अंदर सक्रियता कैसे लाएंगे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में बैठाने से और उस पर कड़ी नज़र रखने से वो बालक सक्रिय नहीं होता है। और उसे कक्षा के कोने में एक जगह बैठने के लिए निर्धारित कर देंगे तो भी वो अति सक्रिय नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाता है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे जिससे कि उसके अंदर भी थोड़ी सक्रियता आ सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कहा जा रहा है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति। तो बच्चों की जो अभिवृत्ति होगी वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर ही आधारित होगी। ठीक है, न कि दूरदर्शन के प्रभाव पर और न ही उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, न ही उनके सहोदरों की अभिवृत्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका नकारात्मक है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी आपका नकारात्मक वाक्य है, तो इसको आप गलत करेंगे। और वहाँ पर आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें से अगर आप नहीं, कौन सा आंसर इसमें से नहीं होगा उसको आप पहले छांटिए, तो आपको आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है पेडागोजी क्वेश्चन करने की। तो सी ऑप्शन देखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल ये आपका सकारात्मक दिख रहा है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर होगा कि मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की हम तकनीक सीखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर, तो आप देखिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये आपका गलत आंसर हो जाता है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल ये आपका एक सकारात्मक वाक्य है, ऑप्शन सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, संवेगात्मक समायोजन जो होता है प्रभावी, वो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ठीक है, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल श्यामपट्ट है शिक्षण साधन सामग्री के रूप में। आप भी एक टीचर हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जाता है। तो श्यामपट्ट जो कि दृश्य साधन में आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो हैं ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आप बिल्कुल जानते होंगे कि फ्रॉबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, राइट आंसर सी, फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? बच्चा की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सकारात्मक वाक्य को लेना है, नकारात्मक वाक्य आपके वैसे भी गलत ही रहेंगे। तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, कहानी कहना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना भी, चर्चा करना भी, प्रश्न पूछना भी, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम राइट आंसर खोजना है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है, कहानी कहना उचित होगा। जब हम कक्षा में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ कहते हैं, तो बच्चों की रुचि बनी रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर सी, कहानी कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा जैसे आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो परिवार कैसा साधन है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? जब वह स्वयं आदर्श रूप का बर्ताव करे। तो राइट आंसर सी होगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। तो यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन सी होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। राइट आंसर ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके विकारों से आता है, यानी कि अधिगम संबंधी विकार। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो बिल्कुल लेक्सिया से आपको समझ लेना है। ठीक है, ये पठन विकार से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। अगर डिसकैलकुलिया की बात की जाए तो वो आपके गणितीय विकार से हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ग्राफिया कहा जाए तो वो आपके लिखने से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बात की गई है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों का प्रबंध जो है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण क्या होता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम में प्रक्रम में, यानी अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण है ये क्या कार्य करता है? अभिप्रेरण का कार्य होता है ये नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को, ठीक है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा आप। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको वो न्यून दृष्टि वाला बच्चा है तो उसे ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। देखिए 26 क्या है क्वेश्चन? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वह स्तर कौन सा होता है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। ठीक है, संवेदन प्रणोद अवस्था होती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक क्रियात्मक या फिर मूर्त क्रियात्मक। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तार्किक रूप से जो सोचना है वो आपके मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? तो इसकी एज हो जाती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर अगर अमूर्त होता, ठीक है, तो अनौपचारिक क्रियात्मक अवस्था हो जाती। लेकिन यहाँ तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है बच्चा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और जो पियाजे के द्वारा बताए गए जो चारों स्टेज हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया? क्वेलबर्ग, स्किनर, एरिक्सन, पियाजे। तो आप सभी को पता होगा कि क्वेलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था।
ठीक है। और पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास के 4 स्तरों की पहचान की गई थी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो अभिभावकों की जो भूमिका है वो निषेधात्मक, संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय या फिर उदासीन। तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका है वो संवेदनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके की बात की गई है। खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में, गृह में भी होगा, लेकिन अगर सबसे अच्छे तरीके की बात की जाए तो विद्यालय में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और यहीं पर आपके बाल विकास का सेशन समाप्त होता है। तो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण निर्भरता। तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन डी है ये तो पूरी तरह गलत हो जाता है। कक्षा में पूर्ण निर्भरता नहीं होगी। ठीक है, और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति भी ठीक है, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य भी ठीक है, लेकिन सबसे सही आंसर जो यहाँ पे लग रहा है, एक अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तो शिक्षण बिल्कुल अच्छा होगा, अनुप्रेरित होगा। तो यहाँ पर आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम इसी में आगे और भी देखेंगे पर्यावरण और हिंदी के प्रश्नों को। तो आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए और भी हम देख लेते हैं। अब हम हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 31 नंबर देखते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? तो इसे योजक चिन्ह कहा जाता है दोस्तों, योजक चिन्ह। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और जितने भी चिन्ह हैं उनको आप जरूर से ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। तो आकाश पाताल के बीच जो इस तरह का चिन्ह आपको डैश दिखाई दे तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नई साड़ी है, इस वाक्य में जो ये नई शब्द है ये क्या है? तो साड़ी की विशेषता क्या है? नया होना। ठीक है, यह नई साड़ी है तो ये बिल्कुल विशेषण हो जाएगा क्योंकि साड़ी की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, तत्सम, तद्भव, अलंकार, सर्वनाम, इन्हीं सबसे आपको हिंदी में जो क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे, तो आप इन सभी टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 33 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर आम्र है, शहीद है, दूध है, खिड़की है। तो आप जानते हैं कि तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, और तद्भव उन्हीं से बने हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं, उनके बिगड़े हुए स्वरूप को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा आम्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आम्र। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है तो आम्र आपका जो है वह तत्सम है। इसी तरह से आप देशज और विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन सभी शब्दों को जानिए क्योंकि एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं? ठीक है, देशज शब्द वे हैं तत्सम, तद्भव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं से आए शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे झुग्गी, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, खाट, पगड़ी, लोटा, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको तद्भव बताना है तो बैंक, अग्नि, अमीर, ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी मुँह, मुँह जो है आपका ये तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
35 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, अंशुमाली, रवि, यामिनी। तो यहाँ पर दिनकर, अंशुमाली और रवि ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी जो है ये रात्रि का है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो आप ध्यान रखिए कि जिसके लास्ट में शब्द में द है तो ये आपका बादल का पर्यायवाची होगा, और जिसमें ज है तो ये आपका, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नीरद। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीरद है। अंबुज आपका कमल का होता है और नीरज भी कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द। तो जितेंद्रिय। राइट आंसर डी हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 देखिए, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो आहा जो शब्द है ये आपका अपव्यय है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, पानी, प्यास। तो यहाँ पर नदी, इलायची और प्यास ये आपके स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो पुल्लिंग शब्द है वो राइट आंसर बी, पानी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन पवन। राइट आंसर सी। संधि विच्छेद भी आप अच्छे से करना सीख लिए होंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 41, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ। राइट आंसर ए, मनः धन रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर मनः धन रथ में अगर पूछा जाए आपसे कौन सी संधि होगी तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि होगी। मनः धन रथ विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी। विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी किस चीज़ का उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आप ध्यान देंगे इस तरह से आपको जब कोई शब्द मिले तो आप बीच वाले अक्षर पे ध्यान देंगे। वहाँ अगर आपको बड़ा आ, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे तो आप इससे जानिएगा कि वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिग्भ्रम, दिग्धन भ्रम, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी किसी शब्द के पहले आधा शब्द दिखाई दे तो दिग्धन भ्रम ये व्यंजन संधि का आपका उदाहरण है। राइट आंसर सी, व्यंजन संधि, दिग्भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, 44 आपका जो है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा बिल्कुल आनुषंगिक, ये वाला आपका ऑप्शन राइट होगा, आनुषंगिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में भी आपको बताना है। तो आप देखिए, अंताक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी नहीं होता, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा वो अंत्याक्षरी होगा, ठीक है। राइट आंसर बी, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सुषमा, 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 सुषमा। तो यहाँ चारों ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए बिल्कुल आपका एकदम शुद्ध है, सुषमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से क्या है? द्विगु जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो तो वो द्विगु समास होता है। आप सभी जानते होंगे जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो तो वो आपका द्विगु समास। तो माता पिता, इसमें द्वंद्व समास है, माता और पिता, ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यहाँ पर आपको ये अव्यय दिख रहा है यथा, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा समास है। और यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है नवग्रह, इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसको भी आप जरूर जानिए, सभी लिपियों को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। अगर गुरुमुखी की बात करें तो पंजाबी किस में लिखी जाती है? वो आपके गुरुमुखी में लिखी जाती है, और हिंदी देवनागरी में, ठीक है। यहाँ पर पंजाबी जो होती है ये आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर ए।
क्रिया के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, इन सभी को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके यूपी टेट एग्जाम में इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 से 52 नंबर। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो देखिए घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय निकल कर आ रहा है, तो आप ध्यान से अगर इसे अलग अलग करेंगे, यानी कि इसको जब अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, घुमक्कड़ संधि विच्छेद, ठीक है, इसका जब विच्छेद करेंगे घुमक्कड़, तो अक्कड़ प्रत्यय आपको निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन बी अक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय निकल कर आ रहा है, अक्कड़। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। देखिए डिबिया, डिबिया में इया प्रत्यय, ठीक है, राइट आंसर ए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 52 भिक्षुक। भिक्षुक में आप अच्छे से ध्यान दीजिए, भिक्षुक, तो यहाँ पर आपका उक प्रत्यय निकल कर आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी आपने प्रत्यय देखा, अब आपका जो क्वेश्चन है ये उपसर्ग से रिलेटेड है। तो 53 से 55 क्वेश्चन तक आपको उपसर्ग बताना होगा। अपमान, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान, ठीक है, मान से पहले अपमान, तो यहाँ पर आपका अप उपसर्ग निकल के आ रहा है, राइट आंसर डी। दुर्वस्था, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर दुर उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, राइट आंसर सी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब छत से, ठीक है, आप कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक। जब भी कभी अलगाव की बात की जाए तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अपादान कारक। कारक कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे क्या कहते हैं, तो युद्ध में स्थिर रहता हो तो उसे युधिष्ठिर कहते हैं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, वैष्णव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है, श्याम चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये श्याम के चलने की विशेषता बता रहा है। चलना क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, ये विशेषण है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण, राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। जब भी कभी आपको ऐसा वाक्य मिले तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कार्य क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। जैसे श्याम चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो चलना एक क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपने हिंदी के 60 प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब हम पर्यावरण यानी कि ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, अपने आंसर भी दें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें। तो अब हम यहाँ पर पर्यावरण के सेक्शन को देखेंगे। पर्यावरण के 30 क्वेश्चन को हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, इन तीनों सब्जेक्ट पे आप अपना फोकस बना के रखिए, इससे आपको स्कोर करने में भी अच्छा होगा। और जो भी जैसे कि थोड़ा मैथ और इंग्लिश में अगर कोई थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, तो भी वो हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण अच्छे से करता है तो यूपी टेट आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर पर्यावरण में पहला क्वेश्चन आप देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। और इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पर्यावरण के जितने भी टेट एग्जाम के क्वेश्चन हैं उन सभी को एक जगह कलेक्शन करके हमने वीडियो दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार अगर आप वीडियो को रिवीजन करते हैं पूरा तो आपको निश्चित हेल्प मिलेगी। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 देखिए,
वायु प्रदूषण को कम किया जाता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को हम वृक्षों के द्वारा कम कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, वृक्षों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं, दिवस और सप्ताह, आपके अभ्यारण्य, उद्यान, इन सभी का वीडियो आपको चैनल पर दिया गया है, तो उसे भी आप जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम प्लेलिस्ट की लिंक देंगे, वहां से आप सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर सी, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? यहाँ पर आयन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल, ओजोन स्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर जो है ये सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, ओजोन स्तर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। राइट आंसर ऑप्शन ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा तथा फना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर देखिए, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितने प्रतिशत है? हवा में ऑक्सीजन 21% है। राइट आंसर ऑप्शन डी। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसीबल में। राइट आंसर सी, डेसीबल में हम ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो यहाँ पर कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, पेड़ पौधों से निकली गैसें या फिर रसोई गैसें? तो विश्व उष्मायन के लिए यहाँ पर कौन सा एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाहनों से निकली गैसें। ठीक है। विश्व उष्मायन के लिए कौन सा हानिकारक है? वाहनों से निकली गैसें। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अयस्क। अयस्क को ही धातु में प्रस्तर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने में। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 136, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व उष्मायन का जो कारण होता है वायु प्रदूषण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 137 देखिए, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग है 3/4 भाग पर। ठीक है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 138, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। किस चीज का निक्षेपण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। राइट आंसर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 139, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, वाहनों से निकलने वाली गैस। तो वायु प्रदूषण का कौन सा एक उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140,
भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले या फिर चमड़े के थैले? तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जो हैं ये प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकते हैं। राइट आंसर बी, प्लास्टिक के थैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF। ठीक है, राइट आंसर ए, WWF। और इसका फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी? कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होगा? कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रदूषण। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑलिव रिडले। ठीक है, राइट आंसर सी, ऑलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय मतलब जिसमें जीवन है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन जीवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी, प्रस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में। राइट आंसर ए, स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो स्कैवेंजर। ठीक है, अन्य मृत जंतुओं पर जो प्राणी जीवन निर्वाह करते हैं उनको स्कैवेंजर कहते हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का? राइट आंसर बी, CNG किसका संक्षिप्त रूप है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कंप्लीट किए 30 क्वेश्चन बाल विकास के, 30 हिंदी के और 30 EVS के। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को इन क्वेश्चंस को सभी के पास तक पहुँचाएं जिससे सभी अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। और इसके पहले जो चैनल पर वीडियो दिए गए हैं पर्यावरण के, उसकी प्लेलिस्ट भी दी गई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। और सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप सभी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।